ठीक है यार। सब लोग कैसे हो? बढ़िया होना यार। ओके पीपल, हम चालू करते हैं। देखो कल थोड़ा नेट का इशू हो गया था, तो मैं वापस बेसिक से चालू कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होता क्या है, तो तुम सब ध्यान से सुनो। तो आज का अपना टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, उसके बाद हम आएंगे इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। बेसिकली इक्वेशंस तुम लोगों ने पढ़ रखी है, मैं सिर्फ तुम्हें बताऊंगा कि इनमें से कौन सी इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन बोली जाती है ना, मतलब कौन सी इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। देखो, ये कैपेसिटर है, ठीक है। अभी इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। मान लो इसका कैपेसिटेंस क्या है, सी। और मान लो कि मैंने इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अभी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मतलब स्विच ओपन है। इस तरीके से आपका सिस्टम है, ठीक है। जैसे ही मैं ये स्विच ऑन करूंगा तो होगा क्या, यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। और यहां पे अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ। तो होगा क्या, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो यहां पे क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रैवल करके वहां पहुंचेंगे। तो आपका करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरीके से आपका एक करंट फ्लो करेगा। इस करंट को बोलते हैं हम कंडक्शन करंट। ये तो अब तक तुम लोगों को याद हो गया होगा कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो बाहर वायर में जो करंट फ्लो करता है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। तो याद रखना, आईसी का मतलब क्या होता है, आईसी का मतलब होता है, आईसी का मतलब होता है कंडक्शन करंट। आईसी का मतलब क्या होता है, आईसी का मतलब होता है कंडक्शन करंट। और ये करंट कहां फ्लो करता है, कंडक्शन करंट फ्लो करता है वायर्स में। क्यों फ्लो करता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्शन करंट कब फ्लो करता है, कंडक्शन करंट तब फ्लो करता है जब आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। ये करंट कहां फ्लो करता है, ये करंट फ्लो करता है वायर्स में। क्यों फ्लो करता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब तुम सब ध्यान से सुनना। तो मैक्सवेल ने क्या किया, देखा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वायर है और वायर में करंट है। तो जहां पे भी करंट होता है वहां पे आसपास क्या होती है, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैक्सवेल ने जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कंपास रखा तो उसने देखा साला यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में भी क्या होगा, करंट। तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो करंट होता है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, उस करंट को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, अब सब लिखो अपनी कॉपी में। डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट फ्लोइंग बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। डिस्प्लेसमेंट करंट कहां फ्लो करता है, बिटवीन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो करंट होता है वो कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कोई वायर नहीं है, मतलब वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों फ्लो करता है, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है। क्या, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहां फ्लो करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट को डिनोट करते हैं हम आईडी से। कहां फ्लो करता है, प्लेट्स के बीच में। क्यों फ्लो करता है, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता है तो कौन सा करंट फ्लो करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है। इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो कि वायर में कौन सा करंट फ्लो करता है, आईसी। प्लेट्स के बीच में कौन सा करंट फ्लो करता है, आईडी। तो याद रखना, जैसे ये कैपेसिटर है और अभी ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, अभी ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो बाहर तो आपका कौन सा करंट फ्लो होगा, आईसी। अंदर कौन सा करंट फ्लो करेगा, आईडी। और याद रखना, आईसी और आईडी की वैल्यू बराबर होती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और बाहर वायर में 2 एम्पियर का करंट है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना है। तो याद रखना,
डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना होगा, 2 एम्पियर। और एक और बात याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो ID will be equal to 0 after capacitor gets charged। तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो गया मतलब कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट करंट का फ्लो करता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, 0। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट कब तक फ्लो करता है, जब तक आपका कैपेसिटर चार्ज करता है। एक बार आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तक कोई डाउट है तो पूछो। तो जैसे ही आप कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटर धीरे धीरे क्या होता है, चार्ज होना चालू होता है। तो बाहर वायर में जो करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। प्लेट्स के बीच में जो करंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। याद रखना, आईसी और आईडी की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। जब तक कैपेसिटर चार्ज होगा तब तक ही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया फिर आपका डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट कहां फ्लो करता है, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्यों फ्लो करता है, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता। तो अब हम उसकी वैल्यू डिराइव करते हैं और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। सपोज करो कि ये कोई कैपेसिटर है और मान लो कि मैंने इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। मान लो इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है -Q। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा को अपन क्या पुट कर सकते हैं, Q बाय ए को उधर भेजो तो E इंटू ए, और एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजो, इधर आ जाएगा Q। और E ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो dQ बाय dt तो इधर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, डी फाई बाय डी टी। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डी टी। तो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और अब तक कोई डाउट है तो पूछो। इसके साथ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक खत्म होता है। कोई डाउट है अब तक तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर ये जो प्लेट्स के बीच में है तो उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ का, हाँ मैं आ रहा हूँ, एम्पियर सेकेंड लॉ आ रहा है। एम्पियर सेकेंड लॉ में चेंज आएगा थोड़ा बहुत। एक बार इसको लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डी टी। ठीक है। और अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तुम्हारे जो भी एमसीक्यूज आएंगे ना तुम्हारे बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव में किसी में भी, अगली स्लाइड ध्यान से अपनी कॉपी में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तुम ये वाला फॉर्मूला देखो यार, तुम लोगों को याद होना चाहिए जिसने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो बात की बात है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट करंट किस पे डिपेंड करता है। कोई तुम्हें पूछे कि डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, याद रखना डिस्प्लेसमेंट करंट तभी फ्लो करता है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता है ना। तो याद है, अब तुम ध्यान से सोचो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो याद है क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता है तो क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसको लिख लिया सबने। तो याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डी टी। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के मैं तुम्हें 3 फॉर्मूले बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के। पहला फॉर्मूला, अगर सपोज करो तुम्हें Q दे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालोगे, डी क्यू बाय डी टी। सपोज करो मैं तुम्हें बोल दूं कि Q इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, कुछ नहीं सोचना, डी क्यू बाय डी टी। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2t, ये आ गया। दूसरा, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डी टी। तो एक फॉर्मूला तो कौन सा है, ये वाला एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डी टी। एक फॉर्मूला कौन सा है, डी क्यू बाय डी टी। और तीसरा ये वाला फॉर्मूला जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, याद है Q इक्वल टू सीवी। याद है फॉर्मूला, Q इक्वल टू सीवी कैपेसिटर का, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो डी क्यू बाय डी टी।
याद रखना C तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा dv बाय dt। तो डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, C इंटू dv बाय dt। तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको चार्ज दे रखा है तो ये यूज करना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है तो ये यूज करना, और पोटेंशियल दे रखा है तो ये यूज करना। लिख लो अपनी कॉपी में इस फ्लो चार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के मैंने तुम्हें 3 तरीके बताए। चार्ज दे रखा है तो dq बाई dt, फ्लक्स दे रखा है तो एप्सिलॉन नॉट इनटू d फाई बाई dt, और q इक्वल टू cv वाला फॉर्मूला अगर तुम यूज करो तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना। तो q का तो dq बाई dt, c तो कांस्टेंट है, फी का dv बाई dt। तो इस तरीके से आएगा तुम्हारा id इक्वल टू c इंटू dv बाई dt। तीनों फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो और फिर अपन इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर अपन इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आते हैं, एक क्लास और लूंगा फिर अपन ऑप्टिक्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कल मैं ये टॉपिक चैप्टर खत्म कर दूंगा। आज अपन एक बार इस ये तीनों के मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देता हूं, फिर मैं चारों इक्वेशन लिखवा दूंगा, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। एक बार लिख लो इसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है ये, सबने फॉर्मूले लिख लिए तीनों। Q दे रखा है तो dq बाई dt, फ्लक्स दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला, और पोटेंशियल दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखना कैसे इन फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये, इफ v इक्वल टू टी क्यूब और कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड, क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। लगाओ दिमाग, क्या आएगा आंसर। इफ v इक्वल टू टी क्यूब, कैपेसिटेंस दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। लगाओ सब दिमाग, लगाओ जल्दी। देखो आपको पोटेंशियल दे रखा है, याद है 3 तरीके मैंने तुम्हें बताए। अगर तुम्हें Q दे रखा होता तो dq बाई dt, तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा होता तो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई dt, और तीसरा फॉर्मूला याद है, तुम्हें v दे रखा है तो ये कितना आ जाएगा c इंटू dv बाई dt। तो इस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, c इंटू dv बाई dt। तो कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेरेड, मतलब 2 इंटू 10⁻⁶, और dv बाई dt मतलब t क्यूब का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, और यहां पे तुम टाइम की जगह 2 पुट कर देना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा एम्पियर में, ठीक है। किसी को इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो, किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो पूछो। वापस सब ध्यान से सुनना, जैसे ही आप कैपेसिटर को चार्ज करना चालू करते हो तो बाहर वायर में कौन सा करंट होता है, कंडक्शन। प्लेट्स के बीच में कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट खाली प्लेट के बीच में होता है, कंडक्शन करंट खाली वायर के अंदर होता है। एक और बात याद रखना, मैक्सवेल ने देखा था कि जितना कंडक्शन करंट होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो कोई तुम्हें बोले कि यार मैंने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटर को चार्ज होते हुए देखा और बाहर वायर में 2 एम्पियर था, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना होगा। याद रखना, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आईडी की वैल्यू किसके बराबर होती है, आईसी के। लेकिन याद रखना, वायर में आईसी होता है, प्लेट्स के बीच में कौन सा होता है, आईडी होता है। कोई तुम्हें पूछे कि एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया, क्या फिर भी डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी चेंज करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी चेंज करेगी जब चार्ज चेंज करेगा। और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है ना, तभी आपका डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है, बाद में आपका करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, 4 इक्वेशंस लिखो अपनी कॉपी में, 4 इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 4 इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसमें सबसे पहली इक्वेशन है वो लिखो अपनी कॉपी में, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बात याद रखना, चारों इक्वेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, चारों इक्वेशन का क्या काम है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहली है गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और गॉस थ्योरम क्या बोलती है लिखो अपनी कॉपी में,
इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कोई तुम्हें पूछे कि सबसे पहली इक्वेशन का क्या काम है, तो सबसे पहली इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिख लो अपनी कॉपी में, देयर आर 4 इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहली कौन सी है, गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस थ्योरम से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और उसका एक और फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन से अपने को क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में, गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये अपने को क्या देता है, इससे अपने को मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 4 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन कौन सी है, गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या मिलता है हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब है नेक्स्ट इक्वेशन, लिखो इक्वेशन नंबर 2, गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म, इसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dA इक्वल टू क्या होता है, 0। कोई तुम्हें पूछे कि पहली इक्वेशन से क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। इससे अपने को क्या मिलता है, इससे अपने को मिलता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि अपने लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को कहां से मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dA इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dA क्या होता है, 0। लिख लो इसको। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द एप्लीकेशन फॉर सेकंड इक्वेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं तीसरी इक्वेशन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 3। वो कौन सी है, फेराडेस लॉ। वो कौन सी है, फेराडेस लॉ। याद है फेराडेस लॉ क्या बोलते हैं, EMF इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। E इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। और अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद है एक इक्वेशन मैंने तुम्हें पहले पढ़ाई थी, E इक्वल टू माइनस dv बाय dr। तो dv को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस EDR। याद है, और dv मतलब क्या होता है, dv मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। dv मतलब क्या होता है, dv का मतलब क्या है, E इक्वल टू माइनस dv बाय dr। v मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इधर आप इंटीग्रेशन करो, इधर आप इंटीग्रेशन करो, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस EDR इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। यहां पे तुम एक सब चीज ध्यान से देखो, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फेराडेस लॉ क्या बोलता है, लिखो अपनी कॉपी में एक बार, ये दोनों इक्वेशन लिख लो अपनी कॉपी में। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल मत करना, दोनों तरफ माइनस रहने देना। ठीक है, लिखो अपनी कॉपी में, लिखो अपनी कॉपी में। थर्ड इक्वेशन के आगे लिखो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखो अपनी कॉपी में, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो ध्यान से देखो, डी फाई बाय डी टी है, डी फाई बाय डी टी का मतलब क्या है, डी फाई बाय डी टी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। लिख लो अपनी कॉपी में, फेराडेस लॉ गिव्स दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब तक अपन ने 3 इक्वेशन पढ़ी। पहली इक्वेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, दूसरी इक्वेशन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, तीसरी इक्वेशन से क्या पता पड़ रहा है, तीसरी इक्वेशन से यह पता पड़ रहा है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे, देखो डी फाई बाय डी टी, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो अपनी कॉपी में। तो फर्स्ट इक्वेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकंड इक्वेशन अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, थर्ड इक्वेशन ये बोलती है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे
तो क्या बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो फैराडेस लॉ क्या प्रूव करता है, फैराडेस लॉ ये बताता है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो तो क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट वो है, फोर्थ है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। फोर्थ वो है, क्या इक्वेशन है, वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां पे काम करना, आप लिखना मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। क्योंकि बी याद है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट और ब्रैकेट में आएगा आईसी प्लस आईडी। और अगर तुम भूल गए हो तो थोड़ी देर पहले हमने आईडी की इक्वेशन डिराइव करी है, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डी टी। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करो तो आईसी को मत छेड़ना, आईडी की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डी टी। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। और यहां पे तुम एक सब चीज ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है डी फाई बाय डी टी, और इससे क्या बन रही है, इससे बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो फैराडेस लॉ में क्या होता है, फैराडेस लॉ में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो एक बार इस लॉ को लिख लो, ज्यादा थ्योरी तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, खाली तुम्हें ये लॉ पता होना चाहिए, फिर नीचे इसकी स्टेटमेंट लिखो अपनी कॉपी में। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन सी है, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। और ये लॉ क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। लेकिन आई एनक्लोज में हम क्या लिखेंगे, आईसी प्लस आईडी, क्योंकि बाहर वायर में कौन सा करंट है, आईसी, और अंदर प्लेट्स के बीच में कौन सा करंट है, आईडी, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में। और फिर मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ के आगे लिख लेना तुम, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ के आगे लिख लेना, विथ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, with change in electric flux, comma, magnetic field is produced, magnetic field is produced। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये कौन सा लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये कौन सा लॉ है, फैराडेस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से आता है, गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से आता है, गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म से। ये चारों लॉ तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ तुम्हारी 4 इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म होती है। इसके साथ तुम्हारी चारों इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खत्म होती है। अब तुम सब ध्यान से देखना, सबने लिख ली चारों इक्वेशन, किसी को इन चारों इक्वेशन में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अब मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, जिसको भी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में टाइप कर दो। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है और ये एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर रखा है और अभी आपका बैटरी ऑन है, मतलब स्विच ऑन है, ठीक है, और कैपेसिटेंस है C। तो आपको कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एम्पियर सर्किटल लॉ पुट करना है। तो राइट एम्पियर सर्किटल लॉ इक्वेशन फॉर स्पेस between plates of capacitor, for space between plates of capacitor। देखो है बहुत अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर बड़ा आसान है। तो राइट एम्पियर सर्किटल लॉ इक्वेशन फॉर स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप एम्पियर सर्किटल लॉ लिखो। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। लेकिन हमें एक बात तो पता है, क्या पता है हमें कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में आईसी क्या होता है, 0। आईसी की वैल्यू क्या होती है, 0। आईसी इज 0 बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में तो आपका कंडक्शन करंट 0 होता है, क्योंकि कंडक्शन करंट कहां फ्लो करता है, वायर में। प्लेट्स के बीच में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल
इक्वल टू म्यू नॉट आई डी, और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पुट करो तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो अपनी कॉपी में। पर अब तक कोई डाउट है तो आप अपने को आपको अनम्यूट करके पूछ लो। हाँ देवांश, ये जो इक्वेशन है ना, ये एज्यूम करके लिखिए कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट नहीं है तो फिर तुम्हें इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। याद है मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का तीसरा तरीका बताया था, Q इक्वल टू CV। तो फिर वहां पे C की वैल्यू पुट करके उसको डिफरेंशिएट कर देना। लिख लो इसको। और अब तक कोई डाउट है तो पूछो, अब तक कोई डाउट है तो पूछो, याद रखना। सर हाँ पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो प्लस और माइनस है तो उसके बीच में एक्चुअली में क्या फ्लो हो रहा है? यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है। हाँ, और वहां पे पॉजिटिव। यहां से देख, यहां पे बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो। ओके सर। तो सर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रही है बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ देख, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। रमन राज, ओ बेटा रमन, 4 इक्वेशन तो कोर्स में है। डिस्प्लेसमेंट यस करंट, सर, हाँ 4 इक्वेशन तो कोर्स में है। यस समझ सर, गया। वो तो है, पर वो हाँ तो डिस्प्लेसमेंट वही अब, करंट तो अरे बहुत वियर्ड कोर्स है इनका यार। अब आईडी ये बोलते हाँ कोर्स में नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन कोर्स में है, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हाँ फिर सर, वो पढ़ना ही पड़ेगा। डायरेक्ट उस पर इम्प्लीमेंट होगी ना। हाँ इसलिए कोई मतलब ही, तो पढ़ आराम से ना। और वैसे भी हो गया है टॉपिक, है ना। किसी को डिस्प्लेसमेंट करंट में यस कोई सर। डाउट है तो पूछो, चारों इक्वेशन में कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। सर एम्पियर सर्किटल लॉ में इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड वेसल B डॉट DL इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट IC ID होना चाहिए था ना, क्योंकि IC और ID तो बराबर होते हैं। नहीं 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 देवांश, देख अब तू ध्यान से देखना तेरा क्वेश्चन। जब तुम एम्पियर सर्किटल लॉ पुट करोगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर ये लॉ तुम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में लगाते हो तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में तो आईसी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और कैपेसिटर प्लेट्स के बाहर लगाते हो तो इस कैपेसिटर प्लेट्स के बाहर आईडी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इस लॉ का मतलब क्या है, अगर इस लॉ को तू प्लेट्स के बीच में लगाएगा, तो अगर तू बिटवीन प्लेट्स लगाएगा तो बिटवीन प्लेट्स तो आईसी को 0 लेना, और आउटसाइड प्लेट्स लगाएगा तो आउटसाइड प्लेट आईडी को 0 लेना। ओके सर। है ना। जब आईसी होगा तो आईडी नहीं होगा, जब आईडी होगा तो आईसी नहीं होगा। दोनों एक जगह नहीं हो सकते, कोई एक ही होगा एक जगह, इसलिए यहां पे 2 नहीं कर सकते उसको। ठीक है। ओके सर। अच्छा, ओके। एक हो गई ये वाली चीज। दूसरा, एक 2-3 फॉर्मूले मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, सब लिख लो अपनी कॉपी में। जैसे अगर हम वैक्यूम की बात करें, अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम का सपोज करो आपको म्यू नॉट दे रखा है और एप्सिलॉन नॉट दे रखा है ना। तो वैक्यूम का अगर मान लो ये म्यू नॉट आपको दे रखा है परमियाबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट आपको दे रखा है परमिटिविटी, तो याद रखना वैक्यूम में स्पीड होती है, वो होती है 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तुम इसकी वैल्यू पुट भी करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3 × 10⁸। लेकिन जैसे मान लो वैक्यूम नहीं है, जैसे अगर अपन अर्थ की बात करें, जैसे अपन जब बैठे वहां की बात करें, तो इन एनी अदर मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में, इन एनी अदर मीडियम, इन एनी अदर मीडियम आपका जो स्पीड होगा उसका फॉर्मूला होगा 1/रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। लिख लो अपनी कॉपी में, 1/रूट म्यू इंटू म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट पुट मत करना, यहां पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, म्यू इंटू एप्सिलॉन। म्यू मतलब लिखो अपनी कॉपी में, म्यू मतलब परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। म्यू मतलब क्या हो जाएगा, म्यू मतलब लिख लेना परमियाबिलिटी, और एप्सिलॉन मतलब हो जाएगा परमिटिविटी। तो मान लो कि किसी मीडियम का, मान लो किसी मीडियम में आपको म्यू दे रखा है, सपोज करो 10⁻³ और एप्सिलॉन मान लो आपको दे रखा है, सपोज करो 10⁻⁴।
तो आपको मैं पूछूं कि बताओ उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको क्या फॉर्मूला पुट करना है, 1/με। ठीक है, और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, लिखो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन लिखो, ऑन व्हाट फैक्टर्स, क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में और आगे स्टार बना लेना, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। तो कोई तुम्हें पूछे कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने वाला है, तो कोई तुम्हें पूछे, जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि यार बता केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम क्यों होता है, पानी का ज्यादा क्यों होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम कैसे करोगे, तो लिखो अपनी कॉपी में, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो लिखो ऑन परमिटिविटी एंड परमियाबिलिटी ऑफ ए मीडियम। आंसर लिखो, ऑन परमिटिविटी एंड परमियाबिलिटी ऑफ ए मीडियम, ऑन परमिटिविटी एंड परमियाबिलिटी ऑफ ए मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है, परमिटिविटी और परमियाबिलिटी पे। ठीक है, अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखना, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखना, वो मैंने तुम्हें पहले ही करा चुका हूं। अगर तुम्हें नहीं आता है तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग, देखो आज मैं ठीक हूं तो मैं सब रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आज जो मैंने पढ़ाया और उस दिन जो मैंने पढ़ाया था, मतलब 15 दिन पहले, उन सब का मैं असाइनमेंट बना के तुम्हें भेज रहा हूं, प्लीज वो ट्राई करना। कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, मतलब जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनके बारे में इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस वो तुम्हें याद करनी है, कौन सी एप्लीकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, वो तुम्हें याद करना है ना। तो कल हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे, इस सैटरडे को तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टेस्ट है। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें एक तो इसकी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, आज जो पढ़ाया उसकी नोट्स में तुम्हें भेज रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिखने के लिए, और असाइनमेंट में तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि 3-4 मिनट बाकी है, और कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है तो तुम लीव कर सकते सर हो। मैंने इससे पहले वाली क्लास अटेंड नहीं की थी। हाँ, इससे पहले, ओके ओके ठीक है, मैं समझ गया, मतलब जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था वो अटेंड नहीं करी थी क्या? नहीं सर। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मेरे पास जो भी रिकॉर्डिंग है मैं एक बार तुम्हें भेज देता हूँ, आज जो मैंने पढ़ाया उसका असाइनमेंट तुम सब सॉल्व कर लेना। ठीक है, और कोई डाउट है तो तुम मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, कल अपनी वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्लास है, कल मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा टॉपिक। ठीक है, ओके यार। देख रमन मेरी बात सुन, यस सर। जब मैं बोलूं कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एम्पियर सर्किट लॉ पुट करना है, तो जब कैपेसिटर Yes, प्लेट्स sir. के बीच की बात करोगे तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में आईसी की वैल्यू क्या होती है, 0, और कैपेसिटर प्लेट्स के बाहर कौन है, वायर, तो वायर में आईडी की वैल्यू क्या होती है, 0। बस इस कंसेप्ट को याद रखना। और वो सर पूरे सर्किट का कंसीडर करे तो पूरे सर्किट का नहीं है एक साथ? नहीं, किसी पॉइंट पे एम्पियर सर्किट लॉ किसी पॉइंट पे पुट किया जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छा एक चीज और है, कैपेसिटर चार्जिंग, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग, इंडक्टर चार्जिंग, हाँ। इंडक्टर डिस्चार्जिंग, ये 4 फॉर्मूले मैं तुम्हें कल वाली क्लास में लिखवाऊंगा। कौन सी? कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसकी इक्वेशन, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है उसकी इक्वेशन, इंडक्टर चार्ज होता है उसकी इक्वेशन, इंडक्टर डिस्चार्ज होता है ना। ये 4 बस फॉर्मूले याद रखना, इसका डेरिवेशन याद रखने से कोई मतलब नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ इसका फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो कल वाली क्लास में एक तो एप्लीकेशन और ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, चलो ओके यार। ओके सर।